नमस्कार दोस्तों, इम्प्रेस ऑन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय पठार या ढक्कन का पठार। इससे पहले हमने उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान डिस्कस किया था। अगर आपको इससे संबंधित और जानकारी, यानी आप कह सकते हैं जो हमारा भारत के भौतिक प्रदेश हैं उससे संबंधित अन्य वीडियो देखनी है तो आप इससे पिछली वीडियो आप मेरी देखें। और लगभग मैंने आधे से ज़्यादा ज्योग्राफी यहाँ पर कवर की है, तो एक एक करके आप वीडियो को देखते रहें। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको हर चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी और साथ साथ में आप उसको राइट डाउन भी करें, यानी लिखते रहें। और मैंने कुछ ज्योग्राफी संबंधित शॉर्ट ट्रिक भी करवाई हैं, उनको आप देखते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित, या आप कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित। प्रायद्वीपीय पठार, या बोल सकते हैं इसको ढक्कन का पठार, या इसको बोल सकते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू, या बोल सकते हैं ढक्कन प्लेट्यू। सबसे पहली बात यहां पर हम क्या करेंगे, एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ये इंडिया का मैप है। सबसे पहली बात है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है उसकी आकृति कैसी है। तो आप देख रहे हैं यहां पर, देखिए यहां पर ये जो शेप है ये दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल आप कह सकते हैं एक त्रिभुजाकार रूप में या वी आकार की शेप में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है या पेनिसुलर किसे कहा जाता है। तो ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो। जैसे आप बोल सकते हैं यहां पर क्या है, पूर्वी भाग में क्या है, बंगाल की खाड़ी। यहां पर अगर बात करें पश्चिमी भाग में क्या है, अरब सागर। और नीचे की अगर बात करें तो यहां पर क्या है, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। यहां पर बंगाल की खाड़ी से देखिए आप घिरा हुआ है, ये अरब सागर से घिरा हुआ है और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रायद्वीपीय जो पठार है ये किस भूमि का हिस्सा है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रायद्वीपीय जो पठार है ये किस भूमि का हिस्सा है। तो बोल सकते हैं ये प्राचीनतम भूमि, जिसको आप बोल सकते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का क्या है कि आप बोल सकते हैं ये पार्ट है, हिस्सा है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोंडवाना लैंड है इसका नाम गोंडवाना लैंड कैसे पड़ा। ये गोंडवाना लैंड जो है ये एक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की एक जनजाति है। जनजाति है यानी आप बोल सकते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में रहने वाली एक जनजाति है। उसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, गोंडवाना लैंड रखा गया। यानी गोंड एक जनजाति है, उसी गोंड जनजाति के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया, गोंडवाना लैंड। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, आप बोल सकते हैं 1870 ईस्वी में ओ फिस्ट मेंटल, जो एक भारतीय भूवैज्ञानिक आप बोल सकते हैं थे, और उन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग किया, यानी गोंडवाना लैंड शब्द का प्रयोग किया था।
तो ये आप कह सकते हैं प्रायद्वीपीय जो पठार है वो किस भूमि का हिस्सा है, यानी गोंडवानालैंड भूमि का हिस्सा है। इसके बाद अगर हम बात करें इसका आकार कैसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। इसका आकार कैसा है, शेप कैसी है इसकी, त्रिभुजा आकार। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर ये इसका निर्माण कब हुआ, या बोल सकते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ, तो आप बोल सकते हैं आर्कनिक या आर्कियन काल की चट्टानों से ये आप कह सकते हैं निर्मित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कौन सी काल की चट्टानों से हुआ, तो आप बोल सकते हैं आर्कनिक काल की चट्टानों से हुआ, या बोल सकते हैं आग्नेय चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर इस प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कितना है, यानी एक आप कह सकते हैं कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, आप बोल सकते हैं ये लगभग आप कह सकते हैं 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी इसका विस्तार जो है कहां तक है, यानी टोटल इसका एरिया कितना है, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके बाद अगर बात करें इस प्रायद्वीपीय पठार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो इसकी हाइट की अगर बात करें तो इसकी हाइट आप बोल सकते हैं 600 मीटर से 900 मीटर तक इसकी क्या है, हाइट पाई गई है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो है वो कौन सा होगा, प्रायद्वीपीय पठार होगा। आप ये कह सकते हैं ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आप कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार है। ये बोल सकते हैं ये भारत का ही नहीं, ये बल्कि आप कह सकते हैं विश्व का भी आप कह सकते हैं सबसे लंबा पठार बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं यहां पर प्रायद्वीपीय जो पठार है आप बोल सकते हैं भारत का ही नहीं बल्कि ये विश्व का भी लंबे पठार के रूप में जाना जाता है इसको। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे आप कह सकते हैं प्राचीनतम भूखंड है। किसका है ये, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। अब कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है, तो आप किसे कहेंगे, प्रायद्वीपीय पठार को ही कहेंगे। या पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो भी उत्तर क्या हो जाएगा आपका, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, या इसको ढक्कन का पठार भी आप बोल सकते हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं वो देखिए एक बार। अगर हम बात करें भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर भारत, पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और आप बोल सकते हैं यहां पर बांग्लादेश, ये सभी देश इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर इस प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें हम यहां पर देखिए इस क्षेत्र में अगर हम बात करें, देखिए इस क्षेत्र में यहां पर क्या है, अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत है। इसके बाद यहां पर क्या है, राजमहल की पहाड़ी। इसके बाद अगर बात करें तो शिलोंग की पहाड़ी।
ये सभी क्या करती हैं, इस प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? उत्तरी सीमा बनाती हैं। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा कौन कौन सी पहाड़ियां बनाती हैं या कौन कौन से पर्वत बनाते हैं, तो आप बोल सकते हैं अरावली पर्वत, राजमहल की पहाड़ी, शिलोंग की पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा को बनाती हैं। जबकि दक्षिणी छोर अगर बात करें तो यहां पर दक्षिणी छोर किसको करता है या दक्षिणी छोर में क्या स्थित है, तो आप बोल सकते हैं यहां पर कन्याकुमारी इसके दक्षिणी छोर पर स्थित है। और ये किसके साथ लगता है, तो आप बोल सकते हैं हिंद महासागर के साथ लगता है। दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा कौन कौन सी बनाते हैं, तो अरावली पर्वत, राजमहल की पहाड़ी और शिलोंग की पहाड़ी। जबकि दक्षिणी छोर पर क्या स्थित है, तो कन्याकुमारी, जो किसको छूता है, हिंद महासागर को छूता है। इसके बाद अगर हम यहां पर बात करें इस प्रायद्वीपीय पठार की, जो आप कह सकते हैं ढलान है, आप कह सकते हैं जो ढलान है वो आप कह सकते हैं उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर और आप बोल सकते हैं पूर्व की ओर है। यह कैसे स्पष्ट हुआ कि प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका ढलान उत्तर और पूर्व की तरफ है, तो हमें यहां से पता लगा है सोन नदी, चंबल नदी और दामोदर नदी। दामोदर नदी की जो दिशा है उस दिशा के कारण ही हमें यह पता लगा कि जो प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका ढलान उत्तर और पूर्व की तरफ है। जबकि हम बात करते हैं यहां पर दक्षिणी ढलान से संबंधित, इसका दक्षिणी ढलान जो है, दक्षिणी ढलान जो है अगर हम बात करें यहां पर दक्षिणी ढलान जो है आप कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो इसका पता कहां से लगा, तो इसका पता लगा हमें कावेरी नदी से, गोदावरी नदी से, कृष्णा नदी से और महानदी से। तो यहां से स्पष्ट होता है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर उसका ढलान है, क्योंकि यहां पर कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और महानदी की दिशा इस ओर पड़ती है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर इस प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा गया किसके द्वारा, तो यहां पर देखिए यहां पर 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर लगभग आप बोल सकते हैं 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको आप कह सकते हैं दो भागों में बांटता है। या फिर बोल सकते हैं विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत भी क्या बोल सकते हैं आप, प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटता है, यानी उत्तरी प्रायद्वीप और दक्षिणी प्रायद्वीप। या कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सा पर्वत अलग करता है, तो आप बोल सकते हैं विंध्याचल जो पर्वत है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने का काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर ये जो प्रायद्वीपीय पठार जो है ये काफी शांत है, यानी ये काफी शांत एरिया है, यानी यहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन यहां पर कुछ समय के बाद क्या देखा गया, यानी भूकंप आने की संभावना यहां पर बहुत ही कम है। लेकिन यहां पर क्या देखा गया कुछ समय के बाद, यानी यहां पर कोयना और लातूर, कोयना और लातूर दोनों ही जगह पर कहां पर हैं, महाराष्ट्र के अंदर हैं। कोयना और लातूर में यहां पर भूकंप आ जाने से, यानी इस क्षेत्र में कोयना और लातूर में क्या आ गया, भूकंप आ गया, जिसके कारण इस बात पर यह आप कह सकते हैं प्रश्न चिन्ह लग गया कि यह शांत क्षेत्र है। यानी यहां पर यह प्रायद्वीपीय जो पठार है पहले बताया जाता था कि काफी शांत है, लेकिन कोयना और लातूर में आए भूकंप के कारण यह बताया गया कि यह शांत एरिया नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ये देखिए आप हिस्सा ये बोल सकते हैं पूर्वी जो भाग है इसको आप बोल सकते हैं पूर्वी घाट, और यहां पर जो पश्चिमी भाग है इसको बोल सकते हैं पश्चिमी घाट। यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया
कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वो किस प्रकार के पर्वतों के रूप में जाने जाते हैं या किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ। जो पश्चिमी घाट है या आप बोल सकते हैं आप कह सकते हैं ये है, आप कह सकते हैं बैलोक पर्वत के रूप में। किस रूप में है ये? बैलोक पर्वत के रूप में है, यानी पश्चिमी घाट बैलोक पर्वत के रूप में है। देखिए बैलोक पर्वत किस प्रकार के होते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं ये भूमि का कोई भी हिस्सा है और यहां पर देखिए यहां ऊपर से दबाव पड़ने पर क्या होता है कि चट्टानों का दबाव पड़ने पर ये क्या होगा, अंदर का भाग आप कह सकते हैं जो बीच का भाग होगा वो अंदर की तरफ गहरा हो जाएगा और साइड का जो हिस्सा है ऊपर की तरफ उठ जाता है, यानी इसके सिरे ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। जो सिरे ऊपर की तरफ उठे हुए हैं उसी को क्या बोलते हैं, बैलोक पर्वत कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट आप बोल सकते हैं एक बैलोक पर्वत के रूप में है, जबकि पूर्वी घाट की अगर बात करें, जो पूर्वी घाट हमारा है तो पूर्वी घाट किस प्रकार का है, तो पूर्वी घाट है आपका अवशिष्ट पर्वत के रूप में, अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। यानी अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, यानी जब पर्वतों का निर्माण हो रहा था तो पर्वतों के निर्माण के दौरान उसमें क्या हुआ, कुछ इरोजन हुआ यानी अपरदन हुआ और अपरदन के कारण कुछ पर्वत दूसरे स्थान पे चले गए और कुछ पर्वत उसी स्थान पे रह गए, यानी वो शेष वहां पर बच गए। तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसी को क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत। यानी आप कह सकते हैं लगातार ना होकर के जो आप कह सकते हैं बीच बीच में कटा हुआ, यानी वो अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों ज्योग्राफी से संबंधित जो भी मैंने आपको अभी तक कॉन्सेप्ट करवाए हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ही जो अन्य यूट्यूबर हैं उनसे अलग आपको यहां पर वीडियो देखने को मिलेंगी। तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।